इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जो नेट रिएक्शन होगी वो जीरो होगी, लेकिन इससे ये नहीं होता है कि रिएक्शन ही जीरो हो जाए, मतलब रिएक्शन रुक जाए। रिएक्शन रुकती नहीं है, सेम स्पीड हो जाती है। वैलिड फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, वैलिड फॉर और इन क्लोज्ड वेसल। ओपन वेसल में नहीं होता है, क्योंकि जैसे अगर गैस वगैरह बनेगी तो गैस उड़ जाएगी, अगर ओपन वेसल में करेंगे तो हम लोग को सही से इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर आता है एट इक्विलिब्रियम ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी बिकम कांस्टेंट। जितनी मेजरेबल क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। दूसरा, बैलेंस्ड ऑफ ड्राइविंग फोर्स, जो उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है वो भी बैलेंस हो जाती है। जो मॉलिक्यूल होते हैं उस रिएक्शन के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, और इस वजह से इक्विलिब्रियम आ जाता है। और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने इंट्रॉपी को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए। इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो आर होता है वो पी के इक्वल होता है। आर का रेट पी के रेट के इक्वल होता है। आर रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट जो बन रहा हुआ है। ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, अपोजिंग प्रोसेसेस। अपोजिंग प्रोसेस मतलब फॉरवर्ड रिवर्स जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब जितनी स्पीड से यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी स्पीड से ही वहाँ से रिएक्टेंट बन रहा है, मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं। ऑलवेज इक्वल कंसंट्रेशन। देखो आ गया पॉइंट वही वाला, आर इज इक्वल टू नॉट पी। इक्वल कंसंट्रेशन होती है, पी और आर इक्वल नहीं होता है। ठीक है। 3 ग्राफ आते हैं, जो 3 ग्राफ हैं वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के हैं, और एक जो ग्राफ होता है वो रेट वर्सेस टाइम का होता है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का पहले देखेंगे। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में पहला तो ये रहेगा कि कंसंट्रेशन लो होकर इक्वल हो गया और नीचे से हाई होकर इक्वल हो गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। दूसरा है कि दोनों इक्वल पॉइंट आके जुड़े नहीं लेकिन पैरेलल चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट है दोनों आके इक्वल मिल गए। ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में कभी भी अलग नहीं होता है, रेट हमेशा आके कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, इस वजह से इसका एक ही ग्राफ बनता है जो कि ये वाला है। ऐसा ही ग्राफ बनता है, रेट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनेगा और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ बनेंगे। ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात करते हैं। जो इरिवर्सिबल होता है उसकी वन डायरेक्शन होती है, तो वन डायरेक्शन है मतलब हम लोग ने पहले ही मना कर दिया भैया इसके अंदर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ना ही हम इसके अंदर कोई इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। और इसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन भी होती है, और रिएक्शन ना ओपन वेसल होती है। भैया ओपन वेसल भी आ गया तो हम लोग और ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्लोज्ड वेसल लिखा हुआ है। रिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है दोनों डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, वैलिड है। 2 टाइप की होती है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मतलब या तो सब सॉलिड ही सॉलिड हो, लेकिन ऐसा सॉलिड सॉलिड में रिएक्शन नहीं होगी, सब लिक्विड ही लिक्विड हो, या तो सब गैस ही गैस हो। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, रिएक्शन करके गैस बना रहा है, या एक लिक्विड है एक गैस है तो आगे चल के सॉलिड बना रहा है, ऐसे ही करके। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केवल फिजिकल चेंज होता है, और ये भी इक्विलिब्रियम है तो ये भी क्लोज्ड वेसल के अंदर इसको गिना जाएगा। अब आगे का पॉइंट आता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, मतलब फिजिकल के पॉइंट के अंदर आता है। पहला आता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, फिर आता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, फिर आता है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि मेल्टिंग होना, सॉलिड से लिक्विड बनना या लिक्विड से सॉलिड बनना। सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग हो जाएगा, और लिक्विड से सॉलिड मतलब फ्रीजिंग हो जाएगा। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है। अब लिक्विड वाटर में लिक्विड और वेपर मतलब लिक्विड से गैस जा रहा है, तो अगर लिक्विड से गैस जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इवोपराइजेशन या इवोपरेशन। और अगर वेपर से लिक्विड लाना है तो कंप्रेस करके कंडेंसेशन मतलब उसको ठंडा करेंगे लिक्विड को, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस वाले प्रोसेस के दौरान हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे, और इस वाले प्रोसेस के अनुसार हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं। इसमें जो देखो लिखा हुआ है कि टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम रीच इट्स मेल्टिंग पॉइंट, या टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम रीच इज बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड वेपर सब्लिमेशन की बात हो रही है, मतलब सॉलिड से वेपर बन रहा है। जैसे कैम्फर हम लोग का कपूर होता है, कपूर को अगर हम लोग बाहर रख देते हैं तो वो उड़ जाता है पूरी तरीके से, या
वेपर से सॉलिड बन रहा है। जैसे कि अगर हम लोग अमोनिया क्लोराइड की गैस लेते हैं तो अमोनिया क्लोराइड सॉलिड बन जाती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये देखो दोनों का लिखा है, कैम्फर सॉलिड से कैम्फर वेपर और NH4Cl सॉलिड से NH4 गैस। अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। हम लोग के दो इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम लोग के दो इक्विलिब्रियम आ जाते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये रिवर्सिबल का भी पार्ट है और ये फिजिकल स्टेट इसके अंदर का भी पार्ट है। और सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड को हम लोग लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूट होगा और लिक्विड सॉल्वेंट होगा और ये सोल्यूशन बनाएगा। अब इसमें क्या होगा, तीन टाइप के सोल्यूशन आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब चीनी और पानी का घोल है लेकिन पानी ज़्यादा है चीनी कम है, मतलब हम लोग और मिला सकते हैं, अनसैचुरेटेड है। लेकिन अगर चीनी और पानी अच्छी सी चाशनी बन गई मतलब सैचुरेटेड है, तो हम लोग उस टाइम पे हम लोग कुछ नहीं मिला सकते, चाशनी बन चुकी है, अब अगर मिलाएंगे तो वो ऊपर ही रहेगा। लेकिन सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है चीनी का पानी हम लोग ने ऑन कर दी गैस तो वो और हम लोग उसके अंदर चीनी मिला के एकदम गाढ़ी चीनी मतलब चाशनी बना सकते हैं। ठीक है, फिर है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड क्या होता है कि गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना, तो गैस सॉल्यूट हो गया, गैस सॉल्यूट के साथ साथ हम लोग का लिक्विड सॉल्वेंट हो जाता है और सोल्यूशन बनाता है। तो इसके अंदर हेनरीज लॉ होता है जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर विच इज अप्लाइड। तो हम लोग जो प्रेशर लगाएंगे लिक्विड के ऊपर या गैस के ऊपर तो वो लिक्विड बन जाएगा। फिर हम लोग एक्टिव मास की बात करेंगे। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। एक्टिव मास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और प्रेशर के। इसको हम लोग मोल बाय लीटर भी कह सकते हैं, मोलैरिटी भी कह सकते हैं, एक्टिव क्वांटिटी भी कहते हैं, एम भी कहते हैं। ये कंसंट्रेशन का साइन दिया हुआ है ब्रैकेट वाला। मोल अपॉन वॉल्यूम भी कहेंगे, सी भी कहेंगे, कंसंट्रेशन भी कहेंगे, ग्राम मोल अपॉन लीटर भी कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल अपॉन भी लीटर भी कहेंगे। ये उसके अदर नाम है। सॉलिड और प्योर लिक्विड का वन होता है क्योंकि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इससे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अब ये इतनी बात हो गई एक्टिव मास की। अब एक्टिव मास कहीं भी हम लोग को अगर इस वाले फॉर्मूले में एक्टिव मास देखेंगे तो उसका वन डाल देंगे। ठीक है, जैसे CO2 ये उसकी एलिमेंटल स्टेज है। ठीक है, और सॉलिड या प्योर लिक्विड, सॉलिड जैसे अगर हम लोग ने N लगाया, N है मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सॉलिड वाला नाइट्रोजन लिया तो हम लोग वन डाल देंगे। ठीक है, अब ये दूसरे की, अब ये इंपॉर्टेंट बात कर, इसमें क्या है कि स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल डी। अब ये है क्या, ये जो लिखा हुआ है फंडामेंटल रिएक्शन दी गई है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें हमको सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि के इक्विलिब्रियम क्या होता है। के इक्विलिब्रियम मतलब कि F इज इक्वल टू बी, तो F इज इक्वल टू बी में इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दिया तो KF अपॉन KB मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड ऊपर रहेगा, बैकवर्ड नीचे रहेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू फॉरवर्ड मतलब इधर जा रही है तो इधर के मोल लिख देंगे, और जो आगे हम लोग का मोल लिखा रहता है उसकी पावर चढ़ जाती है, और जो बैकवर्ड रिएक्शन मतलब ये वाला पार्ट है तो ये इधर रख देंगे। अब ये एक फंडामेंटल वो पता चल गया कि ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं KP, KC और KX। KC क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, KP इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और KX मतलब मोल फ्रैक्शन। अब रिलेशन बिटवीन KP, KC और KX क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग KP और KC का देखते हैं। KP KC इज इक्वल टू RT, जो हम लोग ने P इज इक्वल टू NRT से निकाला था, तो RT अपॉन NG, डेल्टा NG। अब डेल्टा NG हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, डेल्टा NG आगे पता है कि कैसे निकाला जाता है। तो बेसिकली इसमें R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको हम लोग 8.314, जो अगर P पास्कल में दिया है, V हम लोग का M3 में दिया हुआ है तो ये रख सकते हैं। इसकी जगह हम लोग 25/3 भी रख सकते हैं अगर कैलकुलेशन ईजी करनी हो। दूसरा है कि हम लोग 0.0821 भी रख सकते हैं, 1/12, और P इसमें ATM में दिया हो, V लीटर में दिया हो। T जो होता है वो टेम्परेचर होता है, उसको केल्विन में रखा जाता है। अब इसी की बात करते हैं, इसमें केस बन जाते हैं। केस 1 KP इज इक्वल टू KC मतलब डेल्टा NG 0 है, और KP बड़ा है KC छोटा है, KP बड़ा है KC छोटा है मतलब NG बड़ा है, और 0 मतलब डेल्टा ये पॉजिटिव में जा रहा है, और अगर नेगेटिव में जाएगा तो ये हम लोगों का
के सी ज़्यादा हो जाएगा, के पी छोटा हो जाएगा। अब हम लोग ने इसकी रिलेशन की बात कर ली। अब के पी का ही एक्स से क्या रिलेशन होता है, के पी इज इक्वल टू एक्स के एक्स ब्रैकेट में पी इक्विलिब्रियम, मतलब कि प्रेशर इक्विलिब्रियम में डेल्टा एन जी लगा लेंगे। व्हेन डेल्टा एन जी इज जीरो, जब डेल्टा एन जी जीरो होता है तब के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स होता है। तो हम लोग का रिलेशन पता चल गया, रिलेशन बिटवीन के पी के सी और के एक्स। तो क्या होता है, के पी इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के सी। पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे मोल फ्रैक्शन प्लस पी टोटल, प्रेशर जितना भी टोटल दिया गया उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल ऑफ वन गैस अपॉन मोल ऑफ 1+2 मतलब टोटल का अपॉन मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब इसके अंदर डेल्टा एन जी निकालना था ना, तो ये है डेल्टा एन जी निकालने का फॉर्मूला। डेल्टा एन जी क्या होता है, कोई भी रिएक्शन के आगे वाला पार्ट होता है ना उसका फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन के जो मोल्स होते हैं उसको माइनस कर लो। 3 माइनस इसको हम लोग 1 मानेंगे, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो 1+2 3, तो 3 हम लोग का 0 आ गया, मतलब के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स। अब ये बताते हैं क्या है, इसमें है फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, फिजिकल स्टेट अफेक्ट कर सकता है, जैसे सॉलिड में कम होगा, लिक्विड में ज़्यादा होगा, गैस में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वही हम लोग ने पढ़ा था कि रेट का आदान प्रदान होना, कि कैसे गैस से, अब गैस है तो जल्दी जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या कम होगी, क्योंकि गैस जैसे इस कमरे में अगर हम लोग परफ्यूम छिड़के तो दूसरे कमरे में तुरंत उसकी स्मेल आ जाती है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। कैटलिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट करता है। अगर पॉजिटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, अगर नेगेटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। फैक्टर अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम केवल एक होता है, केवल टेम्परेचर ही उसका अफेक्ट करता है, बाकी देखो कोई अफेक्ट नहीं करते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, ये जो 4 पॉइंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के हैं।